नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक, इसका नाम है कविता की पगडंडियाँ। आप देख सकते हैं आज इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूँगी और इसके रचिता हैं शीलेंद्र कुमार वशिष्ठ जी। तो दोस्तों, आज इस पुस्तक के बारे में आपसे चर्चा होगी। हार्डबाउंड में 2022 में प्रकाशित हुई है। आयन प्रकाशन से आई है। पृष्ठ 192 और मूल्य 500 रुपये। परिचय देना चाहूँगी शीलेंद्र जी का। सहपऊ हाथरस उत्तर प्रदेश में जन्मे, आगरा निवासी और चरवणा पत्रिका के संपादक हैं। एमए हिंदी की 12 पुस्तकें आ चुकी हैं, अनेक सम्मान मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सम्मानित कवि हैं। पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड हैं ये राजभाषा अधिकारी के रूप में। मैं बताती हूँ, इस पुस्तक में फ्लैप पर लिखा है कुंवर वीर सिंह मार्तंड। ये संपादक हैं साहित्य त्रिवेणी कोलकाता के, और इन्होंने लिखा इस पुस्तक के बारे में। कहते हैं कि प्रस्तुत पुस्तक के कवि श्री शीलेंद्र कुमार वशिष्ठ एक संपादक तो हैं ही, वह कुशल शिक्षक भी रहे हैं। अतः उनके दोनों रूप भी उनकी कविताओं में स्थान स्थान पर दिखते हैं, पर उनका कवि रूप हर जगह एक दार्शनिक रूप में आकर खड़ा हो जाता है और काव्य प्रवाह को गंगा जल की तरह शुद्ध और स्वच्छ बना देता है। उनका काव्य प्रवाह बिना किसी रुकावट के अबाध गति से आगे बढ़ता रहता है। और देखते हैं पीछे के फ्लैप पे लिखा किसने है। ये लिखा है डॉक्टर राम शंकर भारती जी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार झांसी के हैं। इन्होंने लिखा है वशिष्ठ जी की कविता प्रासंगिकता और युग सापेक्षता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे युग बोध और समसामयिकता के प्रखर वक्ता हैं, ऐसा लिखा इन्होंने। और अब मैं बताती हूँ, सबसे पहला आप इसमें बहुत ही सुखद एक अच्छी घटना ये है कि इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आशीर्वाद देखिए। उनकी हैंडराइटिंग में देखिए, हस्तलिखित उनका। मैं पढ़ के सुनाती हूँ उन्होंने क्या लिखा। और ये 16 दिसंबर 1977 में इनको आशीर्वाद दिया इन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उन्होंने लिखा है कि आयुष्मान श्री शीलेंद्र कुमार जी से मिलकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। इनमें भावुकता के साथ साथ सर्जनात्मक प्रतिभा है। मेरी शुभकामना है कि यह शक्ति निरंतर विकसित होती रहे और इनकी कवित्व शक्ति समूची मानवता के दुख दर्द और आशा आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति देने में समर्थ हो। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देखिए आशीर्वाद पढ़ रहे हैं इसमें। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पुस्तक पढ़कर। और अब मैं बताती हूँ कि इन्होंने आत्मकथ्य में क्या कहा अपनी पुस्तक के बारे में। तो इन्होंने लिखा है कि इस संग्रह में 78 कविताएं संग्रहित हैं। इनमें से अधिकांश कविताओं का सृजन पूर्णतया प्राकृतिक वातावरण में हुआ है, लेकिन ऐसा प्राकृतिक वातावरण जहाँ मैं अकेला नहीं था, जहाँ भीड़ थी, मेला था, जमघट था, पर्व था, और उसके बीच में, उसके साथ में या उससे कुछ दूर हटकर मैं या तो उसका एक हिस्सा था या उसका दृष्टा था। दोस्तों, ये काव्य, इसके अंदर ऐसा लगेगा कि जैसे आप उस प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं। तो ये थोड़ा अनूठा, एक अलग ही तरह का है। और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं भारत भ्रमण पर हूँ इन कविताओं को पढ़कर। जल जंगल की बात है, पर्वत, नदियाँ, हल्दी घाटी का मैदान, उदयपुर झील, साबरमती आश्रम, रमणीक स्थलों पर उन्हीं के सौंदर्य बोध को भावों विचारों की चाशनी में लिपटाकर काव्य पंक्तियाँ इन्होंने पन्नों पर उतारी है। मित्रों, मुझे ये सब देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ जैसे क से कुदरत, ये मेरी पुस्तक है, इसमें मेरा यात्रा वृत्तांत है, इसमें संस्मरण है। तो इन्होंने इन्हीं को कविताओं में डाला है, तो मैं इसके साथ अपने आप को जोड़ पाती हूँ। देखिए, जैसे इसमें इन्होंने बंगाल का गंगा सागर है, अंडमान द्वीप है, शहीद स्मारक हैं आगरा के और स्थल हैं, जुहू चौपाटी बॉम्बे का है, अहमदाबाद के आश्रम है, ये विषय हैं इनके कविताओं के। तो अलग ही मुझे इनका फ्लेवर लगा, मैं जुड़ पाई इनसे। और इसके अतिरिक्त इन्होंने इन कविताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य कविताएं विषयों पर भी हैं, जैसे आत्ममुग्धता को इन्होंने लताड़ा है, नेताओं पर व्यंग कसा है, तो इस तरह की। और श्रृंगार रस की कविताएं हैं, शांत ओज गुण की प्रधानता है, कहीं कहीं माधुर्य गुण भी है, अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है इन्होंने, बहुत अच्छा। अलंकारों का यथा योग्य प्रयोग है, बिंब शानदार, ऐसा ढाला कि दृश्य हमारी आंखों के सम्मुख
आ जाता है, प्रस्तुत हो जाता है। प्रत्येक कविता के अंत में इन्होंने दिनांक और स्थान अंकित किया है और बहुत सारी बातें कही हैं इन्होंने। और भाषा सरल है, प्रवाहमयी नदियाँ की तरह इनकी कविताएं हैं, जो तटबंध तोड़ती चली जा रही हैं, बस बही जा रही हैं और पाठक इनके साथ स्वयं को बहता हुआ महसूस करते हैं। तो मित्रों, अब मैं कुछ कविताएं इनकी सुनाना चाहूँगी आपके लिए। प्रथम कविता मोमबत्ती। मोमबत्ती जल रही है, गल रहा है मोम का अस्तित्व, रोशनी का मुखर है व्यक्तित्व। देखिए नन्ही कविता कि मोम का अस्तित्व तो गल गया, लेकिन मुखर किसका व्यक्तित्व है? रोशनी का। और अब मैं एक कविता और पढ़ना चाहूँगी। कविताएं तो बहुत सी मन कर रहा है पढ़ने को, लेकिन समय सीमा है। तो एक और देखिए, शीर्षक कविता है कविता की पगडंडियाँ। इनकी जो भाव है, इनके भाव कैसे हैं, इनकी दृष्टि क्या है। खेतों की मेड़ों पर टहलते, कभी हल चलाते, कभी रहट हाँकते, कभी विद्रोही बनकर घर से भागकर, जूतों पर पालिश करते हवालात का मजा चखते, और कभी तालाब के किनारे घूमते, शब्द अर्थ ढूंढ कर, दुख दर्द गूंथ कर, अपमानित हो होकर, भूखे पेट आंसुओं को पी पी कर लिखी गई कविता का आज। चतुर्दिक प्रकाशन, चतुर्दिक काव्य पाठ, तालियां, मालाएं, पब्लिसिटी, लिफाफे, प्रकाशन संस्थान, पुस्तक मेले, पुरस्कार, अभिनंदन, सम्मान, यही सब है उपलब्धियां। सब्जी मंडी की भांति हो गई है कविता की मंडियां, पीछे ही छूट गई। बहुत अच्छा लिखा कि पीछे ही छूट गई साधना और संघर्ष से सुवासित कविता की असली पगडंडियां, कविता की असली पगडंडियां। सच में मित्रों, मुझे भी ऐसा लगता है कि कविता एक भीड़ की तरह हो गई है, एक सब्जियों की तरह बिक रही है। जबकि कविता रचना हर एक के बस की बात नहीं, लेकिन आज जिसे देखिए कविता ज़्यादा लिख रहा है और भावनाओं को वो कम आत्मसात कर पाता है। और एक और देखिए कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूँगी दोस्तों। काकद्वीप से गंगा सागर तक इन्होंने लिखा है कि गोलियां पाने के लिए समुद्र के ऊपर उछलती आटा खा चुकी कुछ मछलियों को पंजों में दबोच कर ऊपर ही ऊपर खा जाते हैं बड़े बड़े बगुले। घाघ हैं बगुले, कभी ये सामिश खाते हैं, कभी निरामिष खाते हैं, और कभी मौका देखकर दोनों को मिलाकर खा जाते हैं नेता कहीं के। देखिए कितना अच्छा कटाक्ष है इन्होंने, नेता कहीं के। तो आप देखिए इनका रूपक है ये, देखिए। और एक और मुझे बहुत अच्छी लगी, गंगा एक प्रवाह है। इसमें इन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि संन्यास और गृहस्थ आश्रम का अंतर क्या है। इन्होंने बीच बीच में पढ़ूंगी, लंबी कविताएं इसमें ज़्यादा है, ये भी लंबी है, कि घर बार और संसार को छोड़कर दुनिया से दूर आश्रम बनाना त्याग की पराकाष्ठा है। सन्यासी का गृह त्याग उसे ईश्वरत्व से विभूषित करता है, लेकिन आश्रम का विस्तार, गायों की चिंता, साधुओं की सेवा, आश्रम में नल पानी बिजली, कब्रों शौचालयों की व्यवस्था, आश्रम चलाने के लिए लंगर भंडारों के लिए धन का प्रबंधन घेर लेता है सन्यासी को उन्हीं अपेक्षाओं और उपेक्षाओं से जिनमें से भाग कर वह आया है और यह आश्रम बनाया है। तो दोस्तों बहुत अच्छा इन्होंने लिखा कि सच में हम कहीं भी भाग जाएं, हमें चिंताएं छोड़ती नहीं हैं। उसके बाद आगे ये लिखते हैं कि जब एक गृहस्थ परिश्रम और ईमानदारी से गृहस्थी चलाता है, अच्छे काम करता है, चिंतन मनन सृजन की दुनिया रचता है, त्याग और सच्चाई की राह पर चलता है, समाज और देश के निर्माण में सक्रिय रहता है, तब यह सोच उसे सच्चे सन्यासी की ओर ले जाती है, उसे सच्चा सन्यासी बना देती है। उसका पतन नहीं होता, वह आगे ही बढ़ता जाता है। इसलिए गृहस्थ में सन्यास को जीना श्रेयस्कर है और सन्यास में गृहस्थ को ढोना अभिशाप है। यह कविता इन्होंने लिखी थी गंगा तट, कछला घाट, सोरो क्षेत्र, 6 नवंबर 2016 को। और अब मैं आखिरी कविता पढ़ती हूँ इस संग्रह की, नई रोशनी नई लहर है। ये इन्होंने काव्यधाम आगरा में लिखी है 20 जुलाई 2019 को। ये लिखते हैं, नई रोशनी नई लहर है, बिगुल गूंजता शहर शहर है, आज़ादी के बाद देश में परिवर्तन की खुली डगर है, लेकिन जिनको बासी यादें भाती हैं, सत्ता सुख की रह रह हिचकी आती है, उन पर टूटा बड़ा कहर है, उनका जीवन गया ठहर है, उन पर टूटा बड़ा कहर है, उनका जीवन गया ठहर है, उनकी हरकत बता रही है, उन्हें रोशनी सता रही है, उन्हें रोशनी सता रही है, उन्हें रोशनी सता रही है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि किस
कलेवर की कविताएं इसमें शामिल हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।